हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्षता में मॉडर्निटी आनी चाहिए। धर्मों का इन्फ्लुएंस कम होना चाहिए। पर इस देश में एक रश आवर ऑफ गॉड चल रहा है। पब्लिक स्क्वायर में धर्म से ज्यादा किसी चीज पर बात नहीं हो रही। संभल, काशी, मथुरा, अजमेर की दरगाह, दिल्ली की जामा मस्जिद में सर्वे की डिमांड 1991 में पास हुए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की संवैधानिकता को चुनौती। कई बार वो केस लिस्ट हुआ लेकिन हियरिंग नहीं हो पाई। कई को लगा कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ इसकी संवैधानिकता तय करेंगे, पर ऐसा न हो सका। भारत सरकार का जवाब भी संवैधानिकता को चुनौती देने वाली पेटिशंस पर अभी तक नहीं आया। अब कल शाम ये खबर आई कि 12 दिसंबर को मुख्य न्यायाधीश स्वयं इन पेटिशंस को सुनेंगे। 3 बजे बेंच में होंगे जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में प्लेसेस ऑफ वर्शिप से रिलेटेड हमने कई वीडियोस बनाए हैं। मैं अपने दर्शकों से निवेदन करूंगा कि उन वीडियोस को भी देख ले। कई लोगों ने मुझे फोन किया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप से रिलेटेड चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की मौखिक टिप्पणियों पर तो आपने कह दिया संभल वाले वीडियो में कि उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है क्योंकि वो ऑर्डर में मौजूद नहीं। लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ही एक्सेप्शन दिया हुआ है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स के बारे में, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत आते हैं। मेरे बहुत से व्यूअर्स में एक एंजाइटी है कि अगर कोई मॉन्यूमेंट 100 साल से ज्यादा पुराना है तो उसके ऊपर तो फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। और ये जितनी भी बात संभल की हो या अजमेर शरीफ की हो, ये सब तो 100 साल से ज्यादा पुराने मामला हैं। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज का प्रयत्न हमेशा रहता है कि अपने दर्शकों तक सही सही कानूनी इंफॉर्मेशन पहुंचा दी जाए। अगर सेक्शन 4 को समझना है तो हमको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पर कौन सा कानून लागू होता है उसको समझना होगा। 1904 में देश की स्वतंत्रता से पहले एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट बना था, अंग्रेजों ने बनाया था। फिर 1951 में कानून बना और अब जो कानून है वो 1958 का है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट। क्यों बनाया ये कानून? प्रियम्बल में ही देखें तो कहा ताकि प्रिजर्वेशन हो एंशिएंट और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स का, आर्कियोलॉजिकल साइट्स का और रिमेन्स का ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, राष्ट्रीय महत्व के जो ऐतिहासिक धरोहर हैं उनको बचाया जाए, उनको संरक्षित किया जाए। किसी भी कानून में जो सेक्शन 2 होता है वो परिभाषा देता है, तारीफ बताता है जो उस कानून में शब्द इस्तेमाल हुए हैं। सेक्शन 2A
एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट का डिफाइन करता है कि कोई भी स्ट्रक्चर हो, इरेक्शन हो, मॉन्यूमेंट हो, केव हो, गुफा हो, रॉक स्कल्पचर हो, इंस्क्रिप्शन हो, ऐतिहासिक महत्व का या आर्कियोलॉजिकल महत्व का या आर्टिस्टिक इंटरेस्ट हो, जिसमें जो 100 साल से ज्यादा पुराना हो, या रिमेन्स हो, अवशेष हो किसी प्राचीन काल के मॉन्यूमेंट के, तो ये सब के सब कवर हो रहे हैं इस लॉ के तहत। एक बार दोबारा देखा इस परिभाषा को, कहीं पर भी रिलीजियस प्लेस नहीं आ रहा है। हिस्टोरिकल, आर्कियोलॉजिकल, आर्टिस्टिक इंटरेस्ट के स्ट्रक्चर, इरेक्शन, मॉन्यूमेंट, इन सब का जिक्र है, लेकिन उसमें शब्द रिलीजियस प्लेसेस नहीं आ रहा है। और प्लेस ऑफ वर्शिप एक अलग प्रावधान है सेक्शन 16 में, उसमें आएगा। फिर सेक्शन 2C में रूइंस और रेलिक्स ऑफ हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, जो मैंने बताया, अवशेष हो। फिर सेक्शन 3 में कहा कि ऐसे कुछ मॉन्यूमेंट्स होंगे जिनको नेशनल इंपॉर्टेंस का डिक्लेयर किया गया हो 51 के लॉ के तहत। पर सबसे महत्वपूर्ण है सेक्शन 16, जिसमें कहा गया कि एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट वो होगा जो मेंटेन्ड है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी पहला इंग्रेडिएंट, अगर ASI को इन्वॉल्व करना है तो उनका कानून ये कह रहा है कि वो मॉन्यूमेंट होना चाहिए मेंटेन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब अगर कोई मस्जिद है, कोई मंदिर है, कोई गिरजाघर है जो सरकार, केंद्र सरकार मेंटेन नहीं कर रही, वो सेक्शन 16 में कवर नहीं हो रहा है। A protected monument maintained by central government which is place of worship or shrine। लीजिए, जो सरकार एक प्रोटेक्टेड, संरक्षित मॉन्यूमेंट को मेंटेन कर रही हो, वो एक वर्शिप की जगह हो, इबादत की जगह हो, पूजा पाठ और नमाज की जगह हो, या श्राइन हो। श्राइन शब्द में अब दरगाह भी आ गई, अजमेर की दरगाह भी कवर हो गई। और उसके बारे में लॉ ने क्या इस्तेमाल किया? सेक्शन 16 कह रहा है कि ऐसा मॉन्यूमेंट जो एक पूजा स्थल है या इबादत की जगह है या दरगाह है, उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता, किसी भी तरह का इस्तेमाल जो उसके चरित्र के विरुद्ध हो। यानी अगर मस्जिद है तो फिर मस्जिद का जो चरित्र है उसके विरुद्ध इस्तेमाल नहीं होगा। दरगाह है, खानकाह है, तो फिर उसके विरुद्ध उसका इस्तेमाल नहीं होगा। मंदिर है तो फिर मंदिर के अलावा किसी चीज के लिए उसका इस्तेमाल नहीं होगा। गिरजाघर है, गुरुद्वारा है, तो गुरुद्वारे ही की तरह इस्तेमाल होगा और चर्च की तरह ही इस्तेमाल होगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में एक्सेप्शन है, लेकिन उस एक्सेप्शन को तो समझिए। ये लीगल अवेयरनेस आपको पहली बार बता रही है कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स और आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट का लॉ कह क्या रहा है। और यही महत्ता है लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज की। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। फिर सेक्शन 16 क्लॉज 2 में कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है किसी भी मॉन्यूमेंट को, किन हालात में? जब ये लगे कि उस मॉन्यूमेंट पर खतरा है, हो सकता है वो तबाह बर्बाद हो जाए, उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है,
उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, वो गिर सकता है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एक्वायर कर सकती है। चाहे अजमेर की दरगाह की पेटिशन हो या संभल की पेटिशन हो, उसमें पेटिशनर ने सेक्शन 18 को इन्वोक करने की बात की है इस लॉ के तहत, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स के लॉ के तहत। सेक्शन 18 भी समझ लीजिए, कह रहा है सब्जेक्ट टू एनी रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट द पब्लिक शैल हैव अ राइट टू एक्सेस टू एनी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट अगर प्लेस ऑफ वर्शिप है, अभी सेक्शन 16 में बता दिया, तो उसका इस्तेमाल उसके चरित्र को देखते हुए ही होगा। अब अगर कोई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो उसके सिलसिले में रूल्स बनाएगी सरकार, कौन उसमें जा सकता है, किस समय से किस समय जा सकता है, उसकी फीस क्या होगी। फिर इसी लॉ ने सेक्शन 20A में 2010 का अमेंडमेंट है, लागू हुआ 16 जून 1992 से, कहा कि 100 मीटर इन ऑल डायरेक्शंस कोई अगर प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो वो प्रोहिबिटेड एरिया होगा और उसमें कोई कंस्ट्रक्शन कोई नहीं कर सकता सिवाय आर्कियोलॉजिकल ऑफिसर्स के अलावा। फिर कहा रेगुलेटेड एरिया होगा 200 मीटर तक, उसके सिलसिले में भी परमिशन लेनी होगी अगर कुछ काम करना है। और कमाल कर दिया, फिर सेक्शन 20O में कह दिया कि कोई सिविल अदालत को जुरिस्डिक्शन नहीं होगा किसी भी मैटर में जिसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे की अथॉरिटी है। इस लॉ के तहत कोई इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया जाएगा किसी कोर्ट से या किसी अथॉरिटी से ऐसे किसी मामले में जिसमें पावर इस एक्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दी। भूल जाइए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, आइए 1958 का एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, जो सिविल अदालतों ने इंजंक्शंस की एप्लीकेशन स्वीकार की, वो तो बाढ़ थी इस एक्ट के तहत। इसलिए लॉ को पूरा पढ़ना चाहिए। मैंने आपको बताया रूल्स बनाने की पावर केंद्र सरकार को है सेक्शन 38 के तहत। रूल्स बनाएंगे एक्सेस के बारे में सेक्शन 18 के तहत। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स के बारे में जो रूल 5 है जिसको इन्वोक किया जा रहा है अजमेर की दरगाह में और संभल में, उसमें कहा जा रहा है कि फर्स्ट शेड्यूल में जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं दे शैल रिमेन ओपन। कितने घंटे रिमेन ओपन रहेंगे, कौन कौन से एरिया में एक्सेस होगी, कहां कहां आप जा सकते हैं, कहां कहां आप नहीं जा सकते। 14 मॉन्यूमेंट्स हैं इस लिस्ट में, ज्यादातर ऐतिहासिक हैं। कुतुब एरिया है, सांची का बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है, कर्नाटका में बीजापुर के कुछ ग्रुप ऑफ टेंपल्स हैं। 14 मॉन्यूमेंट्स की लिस्ट मैंने देखी जो उसमें है, लेकिन इस लिस्ट में ना तो संभल की जामा मस्जिद नजर आई, ना अजमेर शरीफ की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की दरगाह। इसलिए ये रूल कैसे एप्लीकेबल होगा इसको समझना मुश्किल। फिर सेकेंड शेड्यूल में 58 मॉन्यूमेंट्स की लिस्ट है, उनमें भी वो नाम नहीं है। अब आपने इस लॉ को समझ लिया 58 का। अब आइए 91 का लॉ, जिसकी संवैधानिकता
12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। थर्सडे का दिन होगा। ये लॉ कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था। पहले एक रेजोल्यूशन कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर जैनुल आबिदीन ने पेश किया, फिर उसके बाद होम मिनिस्टर एसबी चौहान 9 सितंबर 1991 को उन्होंने बिल इंट्रोड्यूस किया। यह बिल लागू हुआ 11 जुलाई 1991 से, रिट्रोस्पेक्टिव किया गया उसको। लेकिन जो उसमें सजाएं हैं कि अगर किसी ने कन्वर्ट किया तो उसे 3 साल की सजा होगी। जाहिर है कि क्रिमिनल लॉ रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता, तो वो प्रोस्पेक्टिव होगा। जिस दिन से कानून लागू होगा उसके बाद से वो लगेगा। कानून का मकसद क्या है, वो कानून की प्रियम्बल में लिखा जाता है। संविधान की प्रियम्बल अक्सर पढ़ी गई है, आपने देखी होगी। इस कानून की प्रियम्बल में लिखा है, एन एक्ट टू प्रोहिबिट कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एंड टू प्रोवाइड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर। दो बातें कही जा रही, पाबंदी लगाई जा रही है कि किसी प्लेस ऑफ वर्शिप को कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, उसका चरित्र बदला नहीं जाएगा, और जो उसका चरित्र है उसको कायम रखा जाएगा। मेंटेनेंस ऑफ रिलीजियस कैरेक्टर ऑन 15 अगस्त 1947। प्लेसेस ऑफ वर्शिप की परिभाषा फिर वही सेक्शन 2 क्लॉज सी में, मंदिर होगा, मस्जिद होगी, गुरुद्वारा होगा, चर्च होगा, मॉन्स्ट्री होगी, एनी अदर प्लेस ऑफ पब्लिक रिलीजियस वर्शिप। पब्लिक रिलीजियस वर्शिप, यह कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का मामला नहीं लिया जा रहा है। वैसे तो अब राइट टू प्रॉपर्टी कोई मौलिक अधिकार भी नहीं है, लेकिन बात हो रही है पब्लिक रिलीजियस वर्शिप ऑफ एनी रिलीजियस डिनोमिनेशन, किसी भी मजहब का हो, उसकी बात हो रही है। अब फिर सेक्शन 3 में कहा कि किसी को भी यह अधिकार नहीं होगा कि वो किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप जो किसी भी धर्म की हो या किसी धर्म के सेक्ट की हो, वहाबियों की मस्जिद है तो बरेलवियों की नहीं बनाई जा सकती। शियाओं की अगर मस्जिद है उसे सुन्नियों का नहीं बनाया जा सकता। शिवाइट अगर टेंपल है तो वैष्णवाइट नहीं बनाया जा सकता। प्रोटेस्टेंट अगर चर्च है तो कैथोलिक नहीं बनाई जा सकती। फिर वो सेक्शन 4 जिसमें कानून बड़ी मुस्तैदी के साथ कैटेगोरिकल टर्म्स में एक डिक्लेरेशन कर रहा है। ये डिक्लेरेटरी कानून है, कह रहा है इट इज हियर बाई डिक्लेयर्ड that the religious character of places of worship existing on August 15, 1947 shall continue to be same as it existed on that day। घोषित किया जाता है, ऐलान किया जाता है कि जो मजहबी कैरेक्टर होगा किसी भी मजहबी प्लेस का, वो 15 अगस्त 1947 में जो है वो कंटिन्यू करेगा, उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। और फिर क्लॉज 2 में कहा कि अगर कोई मुकदमा है, कोई अपील है, कोई और प्रोसीडिंग है, उसका चरित्र चेंज करने के बारे में, और वो पेंडिंग है, तो वो अबेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगा।
और कोई सूट, कोई अपील, कोई प्रोसीडिंग जो है कन्वर्जन की 15 अगस्त 1947 के बाद कैरेक्टर की, वो अब लाई नहीं करेगी ऑन द कमेंसमेंट ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो है 11 जुलाई 1991। और अगर कोई अपील और सूट ऐसे मामले में है जहां 15 अगस्त को कोई चरित्र था लेकिन वो बदल दिया गया, ऐसी अगर कोई मुकदमा कहीं पेंडिंग है तो वो मुकदमा इस कानून के तहत तय किया जाए। सोचिए, अगर कोई चरित्र किसी प्लेस का 1990 में, 1985 में, 75 में बदला गया है और केस चल रहा है, तो फैसला किया जाए इस लॉ के तहत। फिर इसके क्लॉज में ये बात आई, क्लॉज 3 में, जिससे कंफ्यूजन हुआ। कहा कि इस लॉ में जो अभी हमने बातें बताई हैं ये अप्लाई नहीं करेंगी अगर कोई प्लेस ऑफ वर्शिप एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। मैंने आपको बता दिया कि एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट में भी सेक्शन 16 साफ कर देता है कि उसका रिलीजियस कैरेक्टर बदला नहीं जाएगा, कोई ऐसा काम नहीं होगा जो उसके चरित्र के विरुद्ध हो। फिर आगे कहा कि अगर कोई मुकदमा, कोई अपील, कोई प्रोसीडिंग फाइनली सेटल हो गई है, डिस्पोज ऑफ हो गई है 11 जुलाई 1981 से पहले, तो जाहिर है उस पर यह लॉ लागू नहीं होगा। और अगर कोई ऐसा मामला है, डिस्प्यूट है, जहां पार्टीज ने आपस में समझौता कर लिया है, तो यह कानून लागू नहीं होगा। जो समझौता है वो लागू होगा। और कहीं अगर पार्टीज ने सहमति से रिलीजियस कैरेक्टर बदलने को राजी हो गए तो उस पर भी यह कानून लागू नहीं होगा। और कहीं अगर मुकदमा लिमिटेशन लॉ से बार्ड है, एडवर्स पोजेशन क्लेम करना है, लॉ जो है लिमिटेशन का, अगर उतने पीरियड में आपने 12 साल के अंदर अंदर मुकदमा दायर नहीं किया तो जाहिर है कि लॉ अप्लाई नहीं। फिर सेक्शन 5 में बाबरी मस्जिद को इस लॉ से बाहर रखा गया क्योंकि ये मुकदमा चल रहा था। सेक्शन 6 में कहा गया कि सजा 3 साल की होगी और फाइन होगा, और जो अबेट करेगा, साजिश करेगा, चाहे वो कैरेक्टर बदलवाने में कामयाब हो या ना हो, उसको भी 3 साल की सजा होगी या फाइन होगा। और जो अटेम्प्ट करेगा उसको भी सजा होगी और फाइन होगा। अब फिर सेक्शन 7 में कह दिया कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये ओवरराइड करेगा ऑन ऑल अदर लॉज। यानी अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से कोई और कानून टकरा रहा है तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उसके ऊपर ओवरराइड करेगा, अप्लाई करेगा, वो लॉ नहीं लागू होगा। मैंने आपको बताया आसान नहीं था इस कानून को पास कराना। ज़ैनुल आबिदीन ने 12 जुलाई को एक रेजोल्यूशन मूव किया। 11 जुलाई को राष्ट्रपति का जॉइंट सेशन में संबोधन हुआ था जिसमें राष्ट्रपति ने भी कहा था कि ये जो पुराने झगड़े हैं उनको समाप्त किया जाए। होम मिनिस्टर ने 23 अगस्त को बिल इंट्रोड्यूस किया और फिर इस बिल पर बहस हुई। रामविलास पासवान बिल के ऊपर बोले, कहा 15 अगस्त 1947 की डेट बिल्कुल सही है, हम इतिहास में नहीं जा सकते हैं। साफ तौर से उन्होंने बताया कि ये जो ऐतिहासिक बहस है
इस बहस से कुछ उतना हासिल नहीं होता। रामविलास पासवान ने अनटचेबिलिटी का भी जिक्र किया, इस बात का भी जिक्र किया कि आर्यंस भारत में आए। एसबी चौहान ने बिल इंट्रोड्यूस करते हुए ही ये बात कही थी कि हम पुराने जख्मों को भरना चाहते हैं। राम नायक जी ने बिल का विरोध किया था, उमा भारती ने बिल का विरोध किया, लेकिन बाबरी मस्जिद के एक्सेप्शन को उन्होंने उसका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद के मामले में किसी भी अदालत को कोई फैसला देने का हक नहीं है, क्योंकि ये आस्था का मामला है और म्यूचुअल डायलॉग से ये मसला हल किया जाए। काश ऐसा हो गया होता, मगर ऐसा नहीं हुआ। पीएम सईद ने, रामविलास पासवान ने, मैंने आपको बताया, पासवान साहब ने और भी कई बड़ी अच्छी बातें कही। उन्होंने कहा देखिए, पहले भी हमारे देश में मुसलमानों के आने से पहले देवता और असुर में आपस में युद्ध हुए, शिव जी और विष्णु जी में युद्ध हुआ है। अयोध्या की मिसाल दी कि सविता अंबेडकर, बी.आर. अंबेडकर की पत्नी ने कहा कि यहां तो अयोध्या में ना मंदिर है ना मस्जिद है, ये तो एक बौद्ध रिलीजियस प्लेस है। महाभारत की एग्जाम्पल दी, कहा देखिए महाभारत में दानवीर कर्ण ने कहा था कि मेरी चिता उस जगह पर जलाई जाए जहां पर कोई दफन ना हो, और ऐसी कोई जब जगह ना मिली तो फिर भगवान कृष्ण ने अपनी हथेली पर उसकी चिता को जलाया। कहने का मतलब यह था कि विश्व में ये सब कुछ होते रहे हैं, इस तरह की चीज। मणिशंकर अय्यर ने बड़ी लंबी स्पीच दी। गुलाम नबी आजाद बोले मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट दिया भगवान को, धरती बांटो सागर बांटो मत बांटो इंसान को। इंद्रजीत गुप्ता, सोमनाथ चटर्जी, गुमन लाल लोधा चीफ जस्टिस थे गुवाहाटी के, बीजेपी के एमपी थे। उन्होंने कुछ जरा सख्त जुमले कह दिए कि इस बिल को जला दिया जाए और फाड़ दिया जाए। एल.के. अडवाणी जी ने कहा कि यह बात एक्सपेंस कर दी जाए। रामनाथ सोलंकी बोले, उन्होंने भी आर्यंस का जिक्र किया। दिग्विजय सिंह बोले, मलिनी भट्टाचार्य ने बड़ी अच्छी स्पीच दी। उन्होंने कहा कि जो बिल का विरोध कर रहे हैं, क्या वो ये कहना चाहते हैं कि वो दूसरे लोगों के प्लेसेस ऑफ वर्शिप को कन्वर्ट करना चाहते हैं? इस डिमांड को कि कट ऑफ डेट 15 अगस्त 1947 ना हो, वो 1000 साल पहले ले जाई जाए, या पानीपत की पहले युद्ध 1526 को ले जाई जाए। एग्जाम्पल दी उन्होंने कि हिंदुओं ने भी टेंपल्स डिस्ट्रॉय किए। कश्मीर में मारतंड टेंपल, बुद्धिस्ट टेंपल भी डिस्ट्रॉय हुए। मोहनजोदारो को डिस्ट्रॉय किया, उन्होंने कहा, कुछ लोग कहते हैं आर्यंस ने। इसलिए पास्ट में कहां तक ले जाएंगे इस डेट को? कहा उन्होंने कि ये बिल्कुल मुसलमानों को फेवर नहीं कर रहा है, बल्कि सारे धर्मों के हक में है। एसबी चौहान ने जवाब दिया, सारे मेंबर्स का शुक्रिया अदा किया, कहा कि बिल जो है वो हमारी ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ लव, पीस एंड हार्मनी और हमारी जो संस्कृति है टॉलरेंस की, उसके लिए है, जख्मों पे मरहम लगाने के लिए है। भार्गव साहब भी बोले, बिल के बारे में बहुत से अमेंडमेंट्स पेश हुए। सैयद शहाबुद्दीन ने अमेंडमेंट पेश किया, सुलेमान सेठ ने किया,
अहमद ने किया, माइनर अमेंडमेंट्स थे। राम नायक जी ने अमेंडमेंट पेश किया, कहा कि बिल जो है वो 1 जनवरी 1992 में आए, कमेंसमेंट इसका हो। कहा कि इसमें मथुरा और काशी को भी एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। उसके बाद आडवाणी जी खड़े हुए बोलने के लिए। उन्होंने कहा कि जो ये डिबेट हुई, जिसमें कुछ गर्मा गर्मी हुई, अच्छी बात नहीं है। और आडवाणी जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई सबको अपनी बात रखने का हक है, लेकिन हाउस फैसला करेगा। यही बात उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी की थी कि विपक्ष का हक है कि वो अपनी बात रखे और सत्ता पक्ष का हक है कि वो फैसले करे। आडवाणी जी ने कहा कि इस मामले में सेंटिमेंट्स जब इन्वॉल्व होते हैं, लोग भावुक हो जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस लॉ से कोई बहुत फायदा नहीं होगा, और ये भी कहा कि देखिए अयोध्या का मुद्दा नहीं था, वो तो बाद में बना, शाहबानो के केस के बाद उसको फौरन काउंटर किया गया और कहा गया कि नहीं, 1 फरवरी 1986 को पहले अयोध्या में अनलॉकिंग हुई और बाद में फिर मई 1986 में वो लॉ बना जिसने शाहबानो को खत्म नहीं किया। बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट के सामने मुद्दा है उसमें संवैधानिकता है, और उसमें जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं वो अहम है। और जिन लोगों को इस लॉ की संवैधानिकता के फेवर में बोलना है, उनको इन आर्गुमेंट्स का जवाब देना होगा। सबसे बड़ी बात कही जा रही है कि एक कानून बनाकर अदालत जाने के हक को खत्म किया जा रहा है। जाहिर है, मैंने आपको बताया कि इस कानून में यह है कि अब आप कोई मुकदमा फाइल नहीं करेंगे फॉर द कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप। तो क्या ये जुडिशरी से टाइटल डिटर्मिनेशन का हक लिया जा रहा है? मैं बार बार कह चुका हूं कि जुडिशरी बड़े जेलसली अपने राइट्स को गार्ड करती है। इसका जवाब ढूंढना होगा अपोजिट पार्टी को। फिर कहा जा रहा है कि साहब ये जो अबेटमेंट ऑफ पेंडिंग प्रोसीडिंग्स हैं, ये पोजेशन के राइट को ज्यादा अहमियत दे रही है। जिसके पास जो पोजेशन है, जो इस्तेमाल कर रहा है, तो ये पोजेशन को फेवर कर रही है, ओनरशिप को फेवर नहीं कर रही है। और कहा गया कि ये 15 अगस्त की जो डेट है, ये कॉलोनियल डेट है। अंग्रेजों ने तय किया था कि देश को स्वतंत्रता 15 अगस्त को मिलेगी, हमको इस डेट को नहीं मानना चाहिए। और यह भी बात जाहिर है कि रखी गई कि एक बाबरी मस्जिद का क्यों एक्सेप्शन किया जा रहा है। ये इक्वालिटी का वायोलेशन है। जो भगवान कृष्ण को मानने वाले हैं मथुरा में, या जो भगवान शिव को मानने वाले हैं काशी में, उनके साथ ज्यादती हो रही है कि उनके उन प्लेसेस को कन्वर्ट नहीं किया जा सकेगा। ब्रॉडली स्पीकिंग कोर्ट के सामने ये मुद्दे होंगे और अदालत को तय करना होगा कि क्या धर्म के नाम पर झगड़े आगे बढ़ते रहें। एक ऑर्डिनरी लॉ है। अभी चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने जजमेंट दिया है कि ऑर्डिनरी लॉ को बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। कोर्ट को संवैधानिकता प्रिज्यूम करनी पड़ेगी। यह संवैधानिक नहीं है, यह बर्डन पिटिशनर का होगा। बात हो रही है पब्लिक रिलीजियस प्लेसेस की। बात हो रही है कि इतिहास को फिर से खोदा जाए। इतिहास में हर तरह की एग्जाम्पल्स और उदाहरण मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो देश को मान्य होगा,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट को एक अपॉर्चुनिटी है कि देश को मॉडर्निटी के रास्ते पे ले जाए, देश को विकास के रास्ते पे ले जाएं। जो हो चुका बाईगॉन बी बाईगॉन। सरकार का जवाब क्या आता है उसका इंतजार रहेगा। देश की अदालतों पर और सर्वोच्च न्यायालय पर पूरा विश्वास रखिए। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें और सद्भाव बनाए रखें, प्यार बनाए रखें। राष्ट्र हित में डिस्प्यूट नहीं है, हार्मनी है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।